हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको एक नया टॉपिक लेकर के आए 1857 क्रांति की असफलता के कारणों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 1857 क्रांति इसके पहले वीडियो आपके पास जा चुकी है। आज हम लोग 1857 क्रांति की असफलता के कारणों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। 1857 क्रांति असफल क्यों हुई, क्यों भारतीय क्रांतिकारियों ने लगातार संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद भी क्रांति असफल रही। तो कौन कौन से फैक्टर थे जिनके कारण क्रांति असफल रही, उन्हीं कारणों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए विषय को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर थे जिसके कारण 1857 क्रांति असफल हुई। तो जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं बहुत सारा मैटर है। इसी क्रम में हम लोग फर्स्ट स्टेप में देखेंगे संग्राम का सीमित क्षेत्र। तो जैसा कि आप जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का क्षेत्र काफ़ी व्यापक था, लेकिन व्यापक होते हुए भी देशव्यापी नहीं हो सका। तो यहाँ पे एक अंडरलाइन इस तरह से आप कर सकते हैं कि जब कोई आंदोलन होता है उसमें जब राष्ट्रीय स्तर पे सभी वर्ग का, सभी समुदाय का, सभी क्षेत्रों का योगदान होता है तब वो क्रांति सफल होती है, वो आंदोलन सफल होता है, सक्सेस होता है। लेकिन यहाँ पे क्रांति या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया। उसके पीछे का कारण क्या था कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे यानी भारतीय स्तर पे पूरे देशव्यापी आंदोलन न हो पाया। उसके पीछे का कारण क्या था कि कोई नेतृत्व का अभाव था। राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई नेता नेतृत्व करता है और नेतृत्व होता है, जैसे आगे चल करके भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी ने सभी को एकजुट किया, तो यहाँ पे जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनका जो दायरा था सीमित था, सबकी अपनी अपनी मांगें थी, अलग अलग मुद्दे थे और अलग अलग मांगें, अलग अलग मुद्दे होने के कारण लोग एकजुट नहीं हो पाए और नेतृत्व के अभाव के कारण, यानी नेतृत्व का अभाव था इस आंदोलन में और नेतृत्व के अभाव के कारण संगठनात्मक ढांचा नहीं बन पाया और संगठनात्मक ढांचा न बन पाने के कारण यह आंदोलन देशव्यापी नहीं हो सका और देशव्यापी न होने के कारण यह आंदोलन क्या हुआ, असफल रहा। तो देशव्यापी न होने के कारण और नेतृत्व क्षमता के अभाव के कारण यह आंदोलन असफल रहा, ये भी एक फैक्टर है। सेकंड स्टेप हम लोग चलते हैं, अगला देखते हैं जन साधारण के व्यापक सहयोग का अभाव। जैसा कि आप जानते हैं कि इस आंदोलन में तालुकेदार, जमींदार, शासक वर्ग, कुछ सीमित लोगों ने नेतृत्व किया। तो उसके पीछे का भी उनका एक अपना निजी स्वार्थ था। जिन जिन लोगों की उपाधियाँ छीनी गई थी, जिन शासकों को उनको पदों से हटाया गया था या जिन शासकों को अवैध माना गया था, वही लोग इस आंदोलन में नेतृत्व किए, वही इस आंदोलन में लोग भाग लिए और अन्य लोगों ने इसमें कोई विशेष प्रतिभाग नहीं किया था। तो इसके पीछे का ये फैक्टर था कि सीमित लोगों के इन्वॉल्व होने के कारण और जन साधारण इस आंदोलन में नहीं इन्वॉल्व हुआ, इसके कारण यह आंदोलन असफल रहा। अगर बड़े स्तर पे जनता इसमें भाग लेती, बड़े स्तर पे सभी वर्ग के लोगों इसमें इन्वॉल्व होते तो शायद ये आंदोलन सफल रहा। लेकिन जो लोग जुड़े इस आंदोलन से उनका निजी अपना एक समस्या थी, यानी जो जैसे जमींदार हुए उनको जमींदारी उनकी छीन गई थी, शासक वर्ग ने इस आंदोलन में भाग लिया, उनको पद से हटा दिया गया, या ऐसे लोग जिनको उत्तराधिकारी अवैध माना गया उनको जो है रोका गया, या फिर ऐसे लोग जिनकी पेंशन बंद कर दी गई थी वो इस आंदोलन में भाग लिए, लेकिन आम लोग इस आंदोलन में भाग नहीं लिए, जिसके कारण यह आंदोलन असफल रहा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं क्या अगला टॉपिक है। तो इसी में देखते हैं जैसे अनेक भारतीय नरेशों द्वारा अंग्रेजों की सहायता। तो इसमें आपको इस तरह से देखेंगे कि यह आंदोलन तो था, लेकिन इसमें भारतीय कुछ शासक ऐसे थे जो अंग्रेजों के पक्ष में थे या उनके सहयोग के रूप में थे। जमींदार भी दो वर्ग था, एक जमींदार ऐसा जो विरोध कर रहा था और एक ऐसा वर्ग जो था अंग्रेजों के समर्थक थे। तो इसमें सिंधिया और होलकर दो ऐसे शासक भी थे जो अंग्रेजों के समर्थक थे। तो जहाँ कुछ लोग अंग्रेजों के विरोध में थे वहीं कुछ लोग पक्ष में थे, जिसके कारण यह आंदोलन सफल नहीं रहा। तो यहाँ पे सिंधिया और होलकर दो शासक ऐसे हैं जो अंग्रेजों का लगातार सहयोग करते रहे हैं, जिसके कारण अन्य लोगों का सहयोग न मिल पाने के कारण भी यह आंदोलन असफल रहा। नेक्स्ट स्टेप में आगे देखेंगे क्या है इसमें, समुचित साधनों का अभाव। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी आंदोलन हो, कोई भी क्रांति हो, जब हम किसी सरकार से लड़ते हैं और हमारे पास साधन सीमित होते हैं तब सफलता के चांसेस बहुत कम होते हैं। यही कंडीशन भारतीयों के साथ रही। भारतीयों के पास लड़ने का जो तरीका था, उनके पास अस्त्र शस्त्र पुरातन व्यवस्था थी, तलवार से लड़ते थे, जबकि अंग्रेजों के जो सैनिक थे वे अस्त्र शस्त्र उनके स्वचालित हथियार थे, जैसे राइफल थे या गन थे उनके पास थे, तोपखाना उनके पास था, लेकिन भारतीयों के पास तोपखाना नहीं था और ऐसे कंडीशन उन्हें तलवार से लड़ना पड़ता था। और इस तरह से पुरातन व्यवस्था या धन का अभाव के कारण, अस्त्र शस्त्रों के अभाव के कारण, तोपखाने के अभाव के कारण अंग्रेजों से उतनी मुकाबला नहीं कर पाए डट करके, जिसके कारण भारतीय इस आंदोलन में असफल रहे। तो इस तरह से साधनों की कमी का अभाव था भारतीयों में, जिसके कारण यह आंदोलन असफल रहा। अगले स्टेप में देखते हैं क्या है, अंग्रेजी सेनाओं का श्रेष्ठ स्थिति। जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी सेना हथियार से युक्त, अनुशासित
और संगठनात्मक ढांचा इसमें था। भारतीयों के पास कोई संगठनात्मक ढांचा न होने के कारण सीमित लोग थे। सैनिक व्यवस्था, जो सैन्य व्यवस्था थी अंग्रेजों की, वो संगठनात्मक ढांचे के रूप में थी, ऑपरेट हो रही थी अधिकारियों के थ्रू, जिसके कारण उनके सैनिक स्ट्रांग थे, अनुशासित थे और बड़े स्तर पर बड़े लेवल पर कार्य कर रहे थे। वहीं पर भारतीयों के पास इस तरह की कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं था, कोई सैन्य व्यवस्था नहीं थी इस तरह की जो अंग्रेजों से मुकाबला कर पाते। तो ये दोनों कंपेयर करते हैं तो अंग्रेजों के पास सैन्य शक्ति ज़्यादा सुदृढ़ अवस्था में थी और भारतीयों के पास सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ अवस्था में नहीं थी। सीमित लोगों के पास असशस्त्र हुआ करते थे और इसके बल पे उनसे मुकाबला करना संभव नहीं था। तो इस वजह से भी जो है भारतीय लोग जो है अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए और 1857 की क्रांति असफल रही। आगे चलकर किसी में देखते हैं, नए सिस्टम में देखेंगे अंग्रेजी सेना को बाहरी सहायता। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अंग्रेजी सेना को बाहरी सहायता भी मिली। क्रीमिया और चीन का युद्ध समाप्त हो गया था। जैसा कि आप जानते हैं क्रीमिया और चीन का युद्ध चल रहा था। उस टाइम में ब्रिटिश सेना उसमें भी इन्वॉल्व थी और बिजी थी, व्यस्त थे। लेकिन क्रीमिया और चीन का युद्ध जब समाप्त हो गया तो जितने भी बाहरी सैन्य शक्ति व्यवस्था थी सारा का सारा फोकस भारत पर करना पड़ा। सारे सैन्य व्यवस्थाएँ भारत में आ गई। सैनिकों की सहायता भी भारतीय को मिली, इंग्लैंड से भी सेना बुलाई गई और इस तरह से सामुद्रिक शक्ति के सुदृढ़ होने के कारण ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द सहायता मिल गई अंग्रेज़ों को। और इस तरह से जो है सेना का सुदृढ़ होने के कारण भारत में जहाँ जहाँ पे विद्रोह हुआ, जहाँ जहाँ पे आंदोलन हो रहा था उसको आसानी से दमन उसका कर दिया गया। तो इस तरह से इसके पीछे ये भी फैक्टर है कि अंग्रेजी सेना सुदृढ़ अवस्था में थी, भारतीय सैनिकों के पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण यह आंदोलन असफल रहा। अगले स्टेप में देखते हैं क्या है, अंग्रेजों को रेल, डाक तार आदि की सुविधाएं। जैसा कि आप जानते हैं रेल, डाक तार ये संचार के माध्यम होते हैं, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम होते हैं, सैन्य शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के भी महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं रेल। और भारतीयों के पास इस सेवा का अभाव होता था। ऐसे कंडीशन में जो ये तीनों चीज़ें अंग्रेजों के पास थी, सूचनाएं त्वरित गति से भेजी जाती थी, जहाँ पे भी आंदोलन होते थे वहाँ पे तत्काल कार्रवाई की जाती थी। तो इस तरह से अंग्रेजों के पास ये सारी शक्ति या इन चीज़ें उनके नियंत्रण में था, जबकि भारतीयों के पास ये सेवाएँ नहीं थी और इन सेवाओं के अभाव के कारण भारतीय जो है अंग्रेजों से डट के मुकाबला नहीं कर पाए और 1857 की क्रांति असफल रही। तो ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं संगठित योजना और व्यापक नेतृत्व का अभाव। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ गई कि जब कोई आंदोलन होता है और आंदोलनकारी एक नेतृत्व के अंडर में रह करके अपने कार्यों को क्रियान्वित करते हैं और भारतीयों के पास कोई संगठनात्मक ढांचा भी नहीं था। संगठनात्मक ढांचा न होने के कारण नेतृत्व क्षमता नहीं थी, किसी के पास कोई नेतृत्वकारी नहीं था जो सभी पूरे आंदोलन को ऑपरेट करता और सही तरीके से एक नई दिशा प्रदान करता। तो इस तरह से भारतीयों के पास संगठनात्मक ढांचा और योजनाबद्ध तरीके से कोई नेतृत्व करने वाला नहीं व्यक्ति था, जिसके कारण यह आंदोलन असफल रहा। तो ये भी एक फैक्टर है आंदोलन की असफलता के पीछे। अगले स्टेप में देखते हैं क्रांतिकारियों में पारस्परिक द्वेष। जैसा कि आप जानते हैं जो क्रांतिकारी थे वो आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष रखते थे। कोई निश्चित व्यवस्था के न होने के कारण, आपसी देश भाव के कारण, एक दूसरे से जुड़े न रहने के कारण ये आंदोलन असफल रहा। सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे, अपने अपने क्षेत्रों में आंदोलन कर रहे थे, एक दूसरे से घृणा और देश की भावना रखते थे, जिसके कारण भी यह आंदोलन असफल रहा। अगले स्टेप में देखते हैं एक निश्चित और व्यापक उद्देश्य का भाव। जितने भी आंदोलन में छोटे मोटे स्तर पर जो लोग नेतृत्व कर भी रहे थे, सभी का अपने अपने मुद्दे थे, अपनी अपनी समस्याएं थी, अपने अपने मुद्दे और समस्याओं को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। व्यापक स्तर पर कोई एक व्यवस्था नहीं थी कि जिससे ये आंदोलन को दिशा दिया जा सकता है, यानी एक निश्चित और व्यापक उद्देश्य नहीं था। सभी का एक सीमित उद्देश्य था। जैसे किसी तालुकेदारों की अपनी समस्या थी, जमींदारों की अपनी समस्याएँ थी, किसानों की अपनी अपनी समस्याएँ थी। राष्ट्रीय स्तर पर यानी अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए केवल एक ही मुद्दा होता है कि हमें अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाना है या किसी भी तरीके से ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से भगाना है। अगर एक मुद्दा होता तो शायद सक्सेस होता, लेकिन यहाँ पे सबकी अपनी अपनी मांगें थी। नेतृत्वकारियों का अपना अपना मुद्दा था, अपनी अपनी मांगें थी, किसानों की अपनी मांगें थी, अपनी समस्याएं थी। तो जितने लोग इन्वॉल्व थे सबके अपने अपने मुद्दे थे, नेतृत्वकारियों के भी अपने अपने मुद्दे थे और एक मुद्दा न होने के कारण, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य न होने के कारण भी यह आंदोलन असफल रहा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं लॉर्ड कैनिंग की दूरदर्शिता। जैसा कि आप जानते हैं लॉर्ड कैनिंग जिस समय ये क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और लॉर्ड कैनिंग बहुत ही दूरदर्शी था और इस आंदोलन को उसने तीव्र गति से जो है आंदोलन को दमित कर लिया। उसके अंदर दूरदर्शिता का क्षमता थी, उसके अंदर साहस की क्षमता थी और बहुत ही शांतिमय तरीके से आंदोलन को दमन करने में काफ़ी हद तक वो सफल रहा। तो इस तरह से 1857 क्रांति के पीछे ये सारे फैक्टर थे। डियर स्टूडेंट, आगे वीडियो में हम लोग नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे, नए तथ्यों के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।